जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा तो दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर से संबंधित प्रश्न को कर चुके थे और साथ ही साथ कंसेप्ट भी देखे थे। आज हम दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित प्रश्न को करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं और कॉन्सेप्ट को भी देखते चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें अगर दोस्तों, तो किसी भी पदार्थ का या तत्व का या एलिमेंट का, किसी भी पदार्थ या एलिमेंट का जो परमाणु संख्या होता है, जो परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या होता है या इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होता है, परमाणु संख्या या इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है, तो उसे अपनी कक्षा में स्थापित करने के लिए, अपनी कक्षा में स्थापित करने के लिए, कक्षा में स्थापित करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाते हैं उसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। स्थापित करने के लिए तो उसे क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इसमें दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देने वाले एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था ऑफ बाउ। ऑफ बाउ, ऑफ बाउ, या इसको इंग्लिश में लिखें तो ऑफ BAU, एफ बाउ रूल के नाम से जाना जाता है। इसने दोस्तों एक रूल दिया था कि जब हम इलेक्ट्रॉन को सजाएंगे तो सबसे पहले हम जो इलेक्ट्रॉन को सजाएंगे वो किस तरह से सजाएंगे। तो एक फॉर्मूला हमारा हो जाता है 1s US UP UP 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 5p 4f 5d। इसको हम कॉमा फिर देते चलेंगे दोस्तों। इसमें 5d और 6p 7s। इस तरह से हमारा क्या होता है, ये प्रक्रिया चलता रहता है। क्या होता है, चलता रहता है। और इसे अगर आद करने की बात करें दोस्तों, तो इसे हम एक तरीका से आद कर सकते हैं। जिससे देखिए, पहले हम क्या लिखेंगे, 1s को लिखेंगे, फिर 2s को लिखेंगे, यानी कि 2 वाले को एक साथ लिखेंगे 2s 2p, फिर 3s 3p 4s 4p। और यहाँ पे थोड़ा दोस्तों, ये 3p के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 3d होगा। क्या होगा 3d, फिर 4s 4p, फिर क्या हो जाएगा हमारा 4d, फिर 5s 5p 5d। और यहाँ पे दोस्तों 4d के बाद 4f आएगा, फिर 5d के बाद 5f आएगा। उसके बाद क्या बच जाएगा हमारी 6s 6p 6d 6f। ये तरह, इस तरह से हमारा क्या होगा दोस्तों, ये सीरीज चलता रहेगा। अब दोस्तों इसे अगर हम मिलाएं तो कैसे हम मिलाएंगे, कैसे हम याद करेंगे, पहले 1s आएगा, फिर 2s आएगा, यानी कि इस तरह से हम लेके चलेंगे, फिर 2p 3s, यानी कि ये इस क्रम में चलेगा, फिर 3p 4s, फिर 3d 4p 5s, फिर 4d 5p 7s। इस तरह से चलता आएगा ये। उसके बाद अगर यहाँ पे हम लें 7s 7p 7d 7f। अब यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें आगे, फिर से उसी तरह से हम चलेंगे यहाँ पे 4f के साथ ये 6p, ये इस तरह से हमारा क्या होगा, ये सीरीज चलता रहेगा। क्या होगा, इस तरह से चलता रहेगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जब हम
इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सजाएंगे तो सबसे पहले हम 1s को लिखेंगे, यानी कि सबसे पहले क्या लिखेंगे हम 1s को लिखेंगे, फिर 2s को लिखेंगे, उसके बाद इधर से ये 2p को लिखेंगे, 2p को, फिर 3s, उसके बाद 3s लिख लेंगे, फिर इधर से आएंगे पीछे जाएंगे, फिर 3p, उसके बाद 4s, फिर से इधर यहाँ पे जाएंगे 3d, उसके बाद फिर से यहाँ पे 4p, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 5s, फिर यहाँ से 4d, इस तरह से, मतलब कि यानी कि तीर के अनुसार चलेंगे दोस्तों। तीर यहाँ से निकला, फिर ये वापस यहाँ पे जाएगा, फिर ये तीर यहाँ से वापस आएगा, यानी कि इसको इस तरह से सीरीज में हम सजाएंगे तो ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब दोस्तों हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन को अब देखते हैं दोस्तों, इनमें से किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है। देखिए दोस्तों 284, तो सबसे पहले हम ये सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि 284 जो है वो कितना हो रहा है, यानी कि 8 2 10 और 4 14, यानी कि 14 जो दर्शाया जा रहा है वो या तो इलेक्ट्रॉन होगा या तो प्रोटॉन होगा, यानी कि ये प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन हम कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हर एक धातु में लगभग क्या होता है, बराबर ही होता है। तो यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन हमारा किसका होता है, तो ऑर्गन की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले हम ऑर्गन की बात करेंगे दोस्तों। तो ऑर्गन का हमारा कितना होता है, ऑर्गन का 18 होता है, और फास्फोरस का कितना होता है 16 होता है, और क्लोरीन का कितना होता है 17 होता है, और सिलिकॉन यहाँ पे जो हमारा हो गया इसका कितना होता है 14 होता है। कितना होता है 14 होता है। तो यहाँ पे हमारा जो 284 कॉन्फ़िगरेशन किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो किया गया है वो सिलिकॉन का है। किसका है, सिलिकॉन है, क्योंकि इसको पहली कक्षा में 2, फिर 8, फिर 4 रखा गया है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 14, वो सिलिकॉन का हो जाएगा। तो डी नंबर का यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं दोस्तों कि कार्बन की जो परमाणु संख्या या प्रोटॉन जो होता है वो कितना होता है 6 होता है, या इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है 6 होता है। तो हम क्या जानते हैं कि जो पहली कक्षा में हमारा रहेगा वो कितने इलेक्ट्रॉन रहता है, पहली कक्षा में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, और फिर दूसरी कक्षा की बात करें तो इसमें हमारा अधिकतम कितना रह सकता है 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। कितना रह सकता है 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमारे पास कार्बन का कितना टोटल इलेक्ट्रॉन है 6 है। तो पहली कक्षा में अगर 4 हो गया तो दूसरी कक्षा में कितना होगा 4। तो दूसरी, यानी कि इसमें कितना सेल का इस्तेमाल किया गया है, या कितनी कक्षा का इस्तेमाल किया गया है, एक, और एक ये 2 कक्षा। तो 2 कक्षा का इस्तेमाल किया गया है, तो 2 कक्षा का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। कक्षा यानी कि सेल दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं हम, सेल, या तो फिर कक्षा, या तो ऑर्बिट, ये सारा का सारा क्या हमारा सेल या कोषों के नाम का ही है, नाम का ही मतलब है सब। तो इसमें कितना जो कार्बन का कितना कक्षा में होगा, वो 2 कक्षा में होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 72 कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या डैश कहा जाता है। देखिए दोस्तों, अगर 72 कक्षा में किसी तत्व का इलेक्ट्रॉन जो अवेलेबल होता है उसे हम क्या कहते हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर हम एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम का कितना होता है 13 होता है। तो 13 में से देखिए दोस्तों 283, तो 3 इलेक्ट्रॉन को क्या है, ये 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। संयोजी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसे कहते हैं दोस्तों जब कोई धातु अगर ऑक्टेट या अपनी 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए, या तो वो इलेक्ट्रॉन धातु क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। जैसे कि यहाँ पे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो ये अपना ऑक्टेट क्या कर लेगा, पूरा कर लेगा। तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए लूज करेगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो उसका क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजक इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और अगर अधातु की बात करें तो अधातु अपनी 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। क्या करता है, गेन करता है। और जितना इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई धातु या अधातु इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन कर सकता है, जितना इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन कर सकता है वो उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो जो तो यहाँ पे क्या बोला गया है, उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजक इलेक्ट्रॉन। तो बी नंबर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। हीलियम को छोड़कर सभी नॉर्मल गैसों में सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें हीलियम को छोड़कर
नोबेल गैस कौन कौन सा है? हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये हमारा क्या है? नोबेल गैस है। तो हीलियम की टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। और इसका कितना होता है? 10। इसका 18। और क्रिप्टॉन का कितना होता है? 36। और जेनॉन का कितना होता है? 54। कितना होता है? 54। तो अगर हम देखा जाए दोस्तों इसमें, तो हीलियम का क्या है? डुप्लीट पूरा हुआ पहले से, उसकी बाध्यम कक्षा में कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन है। अब नियोन की बात करें तो नियोन में कितना है? 2 और 8 इसका हो जाएगा। और ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन का कितना? 2 8 8, यानी कि 8 2 10 18। बाध्यम कक्षा में कितना हो रहा है? 8। अब क्रिप्टॉन की बात करें तो 2 8 8, यानी कि 18। यहाँ पे 2 8 18, यानी कि 8 2 10 18 26, यानी कि 8। बाध्यम कक्षा में इसका कितना हो गया? 18, यानी कि इसको जोड़ने के बाद कितना हो रहा है? 36। फिर 2 8 18 18 18 36 36, और फिर अंत में क्या बचेगा? 8, यानी कि 18 36 36 और 8 44 44 2 46 46 और 8 54, यानी कि 72 कक्षा में अगर देखा जाए दोस्तों, हीलियम को छोड़ करके सब में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। कितना है? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 इलेक्ट्रॉन, तो जो 72 कक्षा में हो जाएगा नोबेल गैस का, वो क्या हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। सर्वाधिक स्थिर या अक्रिय परमाणुओं की 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? देखिए दोस्तों, अक्रिय गैस, नोबेल गैस को क्या बोला जाता है? नोबेल गैस को ही अक्रिय गैस कहा जाता है। गैस को ही अक्रिय गैस कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम अक्रिय गैस की बात करें तो हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा? हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन, ये क्या है हमारा? सब के सब अक्रिय गैस है। तो अक्रिय गैस की बहत्तर कक्षा में हमने कितना इलेक्ट्रॉन देखा था? 8 इलेक्ट्रॉन देखा था। कितना देखा था? 8 इलेक्ट्रॉन देखा था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है, यह किस समूह से संबंधित है? देखिए दोस्तों, 288, यानी कि अगर हम बात करें तो 288 यानी कि टोटल कितना हो गया? 18। 18 कितना है? ऑर्गन। तो हमने क्या देखा? ऑर्गन जो हमारा है, एक नोबेल गैस है। नोबेल गैस या अक्रिय गैस है। तो जो अक्रिय गैस था वो हमारा सबसे, पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में हमारा जो सबसे अंतिम कक्षा होता है, अंतिम कक्षा नहीं दोस्तों, अंतिम ग्रुप, 18वां ग्रुप। तो टोटल ग्रुप की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप होता है और 7 आवर्त होता है। कितने होता है? 7 आवर्त होता है। तो जो नोबेल गैस हमारा है वो आवर्त सारणी में 8वां ग्रुप, 18वां ग्रुप में आता है। किसमें आता है? 18वां ग्रुप में आता है, जिसे जीरो ग्रुप या नोबेल ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, या अक्रिय गैस ग्रुप के भी नाम से जाना जाता है। तो कौन सा ग्रुप हो जाएगा? 18वां ग्रुप हो जाएगा, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है? उस तत्व का नाम बताइए। 8 और 2 10, 10 और 5 15। 15 किसका होता है दोस्तों? 15 की बात करें, 15 की बात करें तो 15 हमारा किसका होता है? फास्फोरस का होता है। किसका होता है? फास्फोरस का होता है। तो फास्फोरस का तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। सल्फर का कितना होता है? 16। क्लोरीन का कितना होता है? 17। और मैग्नीशियम का कितना होता है? 12। तो ए नंबर का यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन की वह अधिकतम संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकता है। तो हमने क्या देखा दोस्तों कि कोई भी धातु चाहता है या अधातु चाहता है अपना ऑक्टेट स्टेट को पूरा करना, ऑक्टेट स्टेट को पूरा करना, यानी कि बाह्यतम कक्षा में वो 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहता है। जब 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर लेगा तो वो क्या करेगा? अस्टेबल हो जाता है या अस्थिर हो जाता है। अस्टेबल या अस्थिर हो जाता है मतलब वो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहेगा, यानी कि वो अस्थिर हो जाएगा। जब उसकी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा तो वो हर एक धातु या अधातु चाहता है कि उसकी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। उन 3 तत्वों को नामित करें जिसके बाहरी, सबसे बाहरी सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन हो। देखिए दोस्तों, अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का कितना होता है? 12 होता है। तो 12 का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो कितना होगा? 2 8 2। तो इसकी तो पहले बाह्यतम कक्षा में कितना आ गया? 2 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा? नहीं होगा। लिथियम, लिथियम का कितना होता है दोस्तों? लिथियम का 3 होता है, यानी कि 3, तो 3 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 1। और सोडियम का कितना होता है? यानी कि 1 इसमें आया तो शायद ये हो सकता है। सोडियम का कितना होता है? 11। तो 11 होता है तो कितना? 2 8 1, मतलब एक बाह्यतम कक्षा में इसमें भी सोडियम में भी आ गया। पोटेशियम के अंदर के, यानी कि 19 होता है। तो 2 8 8 और 1, 8 2 10 और 8 18 और 1 19, कितना होता है? 19। तो एक इसमें भी आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। हीलियम की बात करें दोस्तों तो हीलियम का कितना होता है हमारा? 2। तो ये तो पहली कक्षा में 2 आ गया, तो ये तो संभव ही नहीं है। मैग्नीशियम का तो पहले ही देख चुका हूं, तो इसका 12 आ चुका था, तो यानी कि बाह्यतम कक्षा में कितना होगा? 2 होगा। तो सी नंबर का यहाँ पे हम, बी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है
तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम क्या जानते हैं, 36 को किस तरह से सजा सकते हैं। पहली कक्षा में कितना रखेंगे, 8, सॉरी पहली कक्षा में कितना रख सकते हैं, 2, दूसरी कक्षा में कितना रखेंगे, 8, और तीसरी कक्षा में कितना रखेंगे, 18, और चौथी कक्षा में कितना रख सकते हैं, 32। लेकिन हमारा अगर 32 रखते हैं तो ये 36 इलेक्ट्रॉन से क्या हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 32 नहीं रख सकते। तो अब जोड़ के देखते हैं कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 18 और 10, 18 और 10 कितना हो गया, 28। 28 में कितना घट रहा है हमारा, 8 इलेक्ट्रॉन घट रहा है। 28 में अगर 8 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी कि 36 का ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, या क्रिप्टॉन का हमारा क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो 2, 8, 18, 8 किसमें है, 2, 8, 18, 8 पहला ऑप्शन नहीं है, 2, 8, 18, 8। तो बी नंबर का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2 है, तत्व का नाम बताइए। 2, 8, 2 यानी कि 8 और 10, 2, 12। 12 हमारा किसका होता है दोस्तों, मैग्नीशियम का होता है। तो 12 अगर मैग्नीशियम का होता है हमारा परमाणु संख्या, तो मैग्नीशियम हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। पोटेशियम का कितना होता है, 19 होता है। सोडियम का कितना होता है, 11। और रेडन का कितना होता है दोस्तों, रेडन का 86 होता है, AD6 होता है। मैग्नीशियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की का वितरण डैश होती है। देखिए दोस्तों, मैग्नीशियम का कितना होता है, परमाणु संख्या मैग्नीशियम का 12 होता है। 12 होता है तो 2 पहली कक्षा में 2 रखेंगे, फिर दूसरी कक्षा में 8। अब जो इलेक्ट्रॉन बच जाएगा उसको हम अंतिम कक्षा में रख देंगे, यानी कि 2, 8, 2, 2, 8, 2 किस में है, सी नंबर का ऑप्शन में। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 8। 8 किसका होता है दोस्तों, ऑक्सीजन का होता है। 8 हमारा किसका होता है, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम क्या करेंगे, पहली कक्षा में 2 रखेंगे, और दूसरी कक्षा में कितना रख सकते हैं, 8। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन तो इधर से लाके तो बचा कितना, 6 इलेक्ट्रॉन। तो दूसरी कक्षा में कितना रखेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 और 6। तो 2, 6 हमारा ए नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं कि जो एक धातु होता है, और एक अधातु होता है, और एक उप धातु होता है। 3 चीज होता है, धातु, अधातु, उप धातु। धातु यानी कि दोस्तों मेटल, और ये नॉन मेटल, और ये उप धातु यानी कि मेटेलॉइड, इसको हम बोल सकते हैं मेटेलॉइड। तो दोस्तों इसको हम 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो जो धातु होता है उसकी 72 कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। 72 कक्षा में कितना होना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन। और अधातु होता है उसकी 72 कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है अधातु का। और जो दोस्तों उप धातु होता है उसका 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या बोला, धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हमको जांचना है तो 72 कक्षा में हमारा कितना होना चाहिए, 1 या 2 या 3 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। तो 72 कक्षा में 3 है, तो 3 हमारा धातु के अंतर्गत आता है। ये हमारा क्या हो गया, धातु हो गया। 2 यानी कि 1 है तो 1 हमारा क्या होता है, धातु हो गया। 1 है तो ये भी क्या हो गया, धातु हो गया। तो 6 हमारा किस में आ गया, इसमें अधातु में। तो 6 अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 72 कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो हमारा अधातु होता है। क्या होता है, अधातु होता है। यानी कि 5, 6, 7, 8 अगर आता है तो वो अधातु होता है। तो ये डी नंबर का ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, क्योंकि ये हमारा अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उनकी संयोजकता डैश होती है। देखिए दोस्तों, 72 कक्षा में पूर्ण होने का क्या मतलब है, जैसे कि अगर हमने नियोन की बात करें तो नियोन का परमाणु संख्या कितना होता है, 10। तो 10 की बात करें तो 10, 2, 8 कितना हो गया, 2, 8, 10। यानी कि इसका ऑक्टेट क्या है, हमारा पूरा है, ऑक्टेट पूरा है। यानी कि ये क्या हो गया, अक्रिय गैस हो गया। अक्रिय या तो नोबेल गैस हम कह सकते हैं इसको। और दोस्तों जो कोई धातु या अधातु जो अपना ऑक्टेट स्टेट पूरा कर लेता है, क्या करता है, ऑक्टेट पूरा कर लेता है, ऑक्टेट स्टेट पूरा कर लेता है। यानी कि 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो वो कभी भी इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं कर सकता है। क्या करता है, शेयर नहीं करता है। तो हम यहाँ पे एक चीज और जान लेते हैं दोस्तों, एक होता है हमारा वायलेंस इलेक्ट्रॉन, एक होता है क्या, वायलेंस इलेक्ट्रॉन, और एक क्या होता है, वैलेंसी। ये क्या होता है, वैलेंसी। इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंग्लिश में, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और इसको क्या बोलेंगे हम, संयोजकता। क्या बोलेंगे, संयोजकता। तो हम वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं दोस्तों, जब किसी धातु या अधातु के कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में मौजूद होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। जैसे कि हम यहाँ पे एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम का कितना हो गया, 3। तो 3 हमारा जो होगा वो क्या कहलाएगा,
संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। यही धातु, लेकिन अगर यहाँ पे एल्युमिनियम की बात करें तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना कितना इलेक्ट्रॉन को दान कर सकता है? 3 इलेक्ट्रॉन को दान करेगा, तब जाके इसका ऑक्टेट पूरा होगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जा सकता है, गेन या लूज किया जा सकता है, गेन या लूज किया जा सकता है, वो क्या कहलाता है? हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? ओ सॉरी, वैलेंसी कहलाता है। जितना शेयर कर सकता है या लेन देन गेन कर सकता है या लूज कर सकता है, वो हमारा संयोजकता कहलाता है। जिससे देखिए दोस्तों, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का कितना होता है हमारा? 2 और 6। बाह्यतम कक्षा में कितना है? ये 6 इलेक्ट्रॉन है। तो जो ऑक्सीजन का बाह्यतम कक्षा में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 हमारा यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। 6 हमारा क्या कहलाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। लेकिन ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये क्या करेगा? कितने इलेक्ट्रॉन को ये लूज करेगा या तो गेन करेगा? लेकिन दोस्तों, ऑक्सीजन अगर चाहे तो 6 इलेक्ट्रॉन को लूज करके ये डुप्लेट अपना पूरा करके स्टेबल हो सकता है। लेकिन ये 6 इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज नहीं कर सकता है। लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन कर सकता है, यानी कि दूसरे तत्वों के साथ या दूसरे एलिमेंट के साथ शेयरिंग करके ये बॉन्ड बना सकता है। तो ये 6 और 2 क्या होगा? 8 इलेक्ट्रॉन इसका कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि इसका ऑक्टेट 2 8 पूरा हो गया। क्या हो गया? पूरा हो गया। तो ये ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। लेकिन दोस्तों, जो गेन करता है वो नेगेटिव चार्ज का होता है। ये सिर्फ जोड़ने के लिए यहाँ पे प्लस लिखा था मैं, लेकिन जो गेन करता है वो क्या होता है? नेगेटिव चार्ज का होता है। और जो लूज करता है वो पॉजिटिव चार्ज का। तो एल्युमिनियम यहाँ पे अगर लूज करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज का होगा, और ऑक्सीजन जो गेन करेगा वो माइनस में होगा, नेगेटिव चार्ज में होगा। तो ये जो 2 हो जाएगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, और सॉरी, संयोजकता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संयोजकता। जो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित होता है इलेक्ट्रॉन, वो हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। लेकिन कोई धातु या अधातु अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन करता है, वो हमारा संयोजकता कहलाता है। क्या कहलाता है? संयोजकता कहलाता है। तो आई होप दोस्तों ये संयोजकता वाली और बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पे हम देख सकते हैं दोस्तों, क्या क्वेश्चन क्या बोला गया? जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता डैश होती है। अगर हम बात करें यहाँ पे नियोन का दोस्तों, तो इसका बाह्यतम कक्षा में कितना है? 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट इसका पहले से पूरा है। तो ये क्या करेगा? क्या ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या गेन करेगा? क्योंकि ये ऑक्टेट पहले से पूरा है, तो ये तो ना तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा ना ही गेन करेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो है ही नहीं। तो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सॉरी वैलेंस ही है इसका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, लेकिन इसका संयोजकता क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्योंकि ये ना तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है ना तो गेन कर रहा है। इसका पहले से ऑक्टेट क्या है? पूरा है। तो यहाँ पे शून्य जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा संयोजकता के बारे में। तो डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। समान रासायनिक गुण वाले 2 तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? देखिए दोस्तों, अगर हम कोई जैसे कि बात करें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये हमारा क्या दोस्तों? ये जो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, ये हमारा क्या है? फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। जो पीरियोडिक टेबल होता है उसका फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, लिथियम का कितना? 3, सोडियम का कितना? 11, और पोटेशियम का कितना होता है? 19। और अब हम क्या देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। और लिथियम का बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 और 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। और पोटेशियम का बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 8 यहाँ पे होगा, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन। तो बाह्यतम कक्षा में अगर 1 है, इसका अर्थ ये हुआ कि इस ये जितने भी हमारे तत्व होंगे, इसके प्रॉपर्टी या गुण क्या होगा? समान होगा। रासायनिक प्रॉपर्टी क्या होगा या रासायनिक गुण क्या होगा? समान होगा, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा? समान होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हो दोस्तों, तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। बिल्कुल सही दोस्तों। अगर रासायनिक गुण किसी का समान हो तो उसका संयोजकता क्या होना चाहिए? यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। किस तत्व में इसके बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखिए दोस्तों, पोटेशियम की बात करें तो कितना होता है हमारा? 19, यानी कि 2 8 8 1। बाह्यतम कक्षा में कितना है? 1। लिथियम का कितना होता है? 3, यानी कि 2 1। कैल्शियम का कितना होता है? 20, यानी कि 2 8 8 2। 8 तो 10, 10 8 18 तो 20, यानी कि बाह्यतम कितना आया? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। सोडियम का कितना हो गया? 11,
यानी कि 281 गैस में बाह्यतम कक्षा पूरी तरह से भरी होती है। देखिए दोस्तों, बाह्यतम कक्षा में पूरी होने का क्या मतलब है कि पहले से उसका या तो बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, बाह्यतम की कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है दोस्तों उसका डुप्लेट पूरा होगा, जो सिर्फ हीलियम का हो सकता है, जो सिर्फ हीलियम का हो सकता है। लेकिन ऑक्टेट पूरा होने के लिए हर कोई धातु या अधातु चाहता है कि उसकी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो, ताकि उसका ऑक्टेट पूरा हो सके, वो ताकि स्टेबल हो सके या अस्थिर हो सके। तो जिसके कारण वो अपने कक्षा में बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को चाहता है। जो ऐसा अक्रिय गैस में होता है, क्या होता है अक्रिय गैस में? हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। तो इन सभी के दोस्तों ये पहला का डुप्लेट पूरा होता है, बाकी के सब में बाह्यतम कक्षा में 8-8 इलेक्ट्रॉन क्या होता है? पूरा होता है। 8-8 इलेक्ट्रॉन क्या होता है? पूरा होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? ऑप्शन को देखेंगे आप, जीनोन, जीनोन ऑप्शन। तो बिल्कुल दोस्तों जीनोन ऑप्शन हमारा पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, जिसकी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होगा या बाह्यतम कक्षा क्या होगा? पूरी होगी। तो ए नंबर का ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पहले आवर्त में दोनों तत्वों के डैश में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए दोस्तों, अब पीरियोडिक टेबल हम पढ़ेंगे दोस्तों ये, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आया इसको, इसलिए पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा देख लेते हैं। पीरियोडिक टेबल में जो हमारा आवर्त होता है वो कितने आवर्त होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। पीरियोडिक टेबल में दोस्तों आवर्त हमारा कितना होता है? 7 होता है। और जो इस तरह से ऊपर से आता है वो हमारा ग्रुप कहलाता है। ये हमारा क्या है? आवर्त है। यानी कि जो हॉरिजेंटल लाइन है वो हमारा क्या है? आवर्त होता है। और जो वर्टिकल लाइन होता है वो हमारा ग्रुप होता है। क्या होता है? ग्रुप। जो ग्रुप की बात करें वो टोटल कितना होता है? 18 होता है। तो अगर हम पहली आवर्त की बात करें दोस्तों, तो पहली आवर्त में हम जहां पे जाएंगे उसकी जो कक्षा होगा वो सब क्या होगा? इसमें जितना कक्षा होगा सब कक्षा क्या होगा? समान होगा। अगर यहाँ पे जो तत्व है उसकी कक्षा जितना होगा, यहाँ पे जो तत्व होगा उसकी कक्षा उतनी होगा। अगर हम यहाँ पे इस तत्व की बात करें, इस आवर्त की बात करें, तो इस आवर्त में जितनी कक्षा यहाँ पे होगा, यानी कि जितना सेल होगा, KLMN जो सेल होगा, यहाँ पे भी वही सेल होगा, यहाँ पे भी वही सेल होगा, यहाँ पे भी वही सेल होगा। यानी कि इस पूरा आवर्त में सेल की संख्या उतना ही होगा। तो पहले आवर्त बोला गया, तो पहले आवर्त यानी कि हाइड्रोजन होता है और हीलियम होता है। तो पहले आवर्त में हमारा क्या कितने कोष होंगे? के कोष होंगे। तो पहला ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषता रखेगा? देखिए दोस्तों, ये 17 किसका होता है? क्लोरीन। क्लोरीन का कितना होता है? 17, यानी कि 287। यानी कि बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 7 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो इन ऑप्शन में से जिस जिस किसी का बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होगा वही क्या होगा? क्लोरीन से सेम गुणधर्म रखेगा या सेम रासायनिक प्रॉपर्टी या सेम केमिकल प्रॉपर्टी को रखेगा। तो 33 का अगर हम निकालें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो कितना होगा? 2 8 2 8 2 10 18 2 8 18 यानी कि 20 8 28, 28 और कितना हो जाएगा? ये 5, 33 हो गया। यानी कि ये हमारा बाह्यतम कक्षा में कितना है? 5। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा? कट गया। अगर 34 की बात करें तो 34 में कितना होगा? 2 8 18 6, यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा क्या होगा? कट गया। 18 की बात करें तो 18 की तरह 2 8 8, यानी कि बाह्यतम कक्षा में ये 8 है। तो ये भी हमारा क्या है? ऑप्शन ये भी हमारा कट गया। अब दोस्तों 35 की बात करें तो कितना होगा? 2 8 18 7, यानी कि बाह्यतम कक्षा में कितना आ गया? 7। तो बाह्यतम कक्षा में हमारा 7 35 वाले में आया। तो जो 35 वाले और जो क्रमांक संख्या 17 दिया गया है वो 35 के साथ गुणधर्म समान रखेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देश के बाह्यतम कोष में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए दोस्तों, अगर धातु है तो इसके बारे में हमने क्या देखा? धातु है तो बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और अधातु है तो बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। और उपधातु है तो, या उपधातु रहेगा, उपधातु रहेगा, उपधातु रहेगा तो बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो 1 से 3 तक इलेक्ट्रॉन है तो वो हमारा क्या होगा? धातु होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। सबसे बाहरी ऑर्बिट में डैश में इलेक्ट्रॉन की संख्या का समान होती है। देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन का की बात करें तो ऑक्सीजन का कितना होता है? हमारा 8। तो इसका बाह्यतम कक्षा में देखेंगे कितना होगा? 2 और 6, यानी कि ये हमारा क्या होगा? 6 हो गया। और फ्लोरीन, फ्लोरीन का कितना होता है? 9 होता है। तो 9 का कितना हो गया? 2 और 7,
2 और 7 यानी कि पहला क्या है, दोनों बाह्यतम कक्षा में अलग अलग हो गया, तो पहला ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा। सी का देखते हैं दोस्तों। अब हाइड्रोजन का कितना होता है 1, हीलियम का कितना होता है 2, तो ये सी ऑप्शन में हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब डी नंबर को देखते हैं दोस्तों। ऑर्गन का कितना होता है 18, यानी कि 2 8 8, और पोटेशियम का कितना होता है 19, यानी कि 2 2 8 8 1, यानी कि ये भी हमारा क्या दोस्तों नहीं होगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो समान ऑर्बिट में जो समान संख्या होगा वो आर्सेनिक और बिस्मथ का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। एक विशेष बात दोस्तों, कम से कम 20 से 30 तक का जो मतलब ये तत्व का नाम और उसके परमाणु संख्या, तत्व का नाम या परमाणु संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या को याद रखना जरूरी है। क्या है, जरूरी है, ताकि दोस्तों हम ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकें। यहाँ पे दोस्तों अगर हमें आर्सेनिक और बिस्मथ का इलेक्ट्रॉन संख्या या परमाणु संख्या मालूम नहीं है, तो हम अगर 20 तक हमें मालूम हो, 20 से 30 तक अगर मालूम है, तो हम ऑप्शन एलिमिनेट करके भी ऑप्शन को आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे बी नंबर का हमारा क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। डैश तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती है। 3 कक्षाएं होती है, इसका अर्थ क्या दोस्तों, 2 8 8, यानी कि 72 3 कक्षा होना चाहिए। पहली कक्षा यानी कि के एल एम, ये 3 कक्षा हो गया, और 72 कक्षा में कितना होना चाहिए 8, तो ये तीनों कंडीशन हमारा पूरा हो गया। तो ये 8 और 2 10 और 8 18 18 हो गया। तो 18 हमारा किसका होता है दोस्तों, ऑर्गन का होता है। किसका होता है, ऑर्गन का। तो ऑर्गन का हमारा यहाँ पे उत्तर डी नंबर का क्या होगा, सही हो जाएगा। क्रिप्टॉन की बात करें तो कितना होता है 36 होता है, और जेनॉन का कितना होता है 54 होता है, और नियोन का कितना होता है 10 होता है। धातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए दोस्तों, आधातु में हमने क्या देखा है, जो बाह्यतम कक्षा में कितना होना चाहिए 5 6 7 8 होना चाहिए, और अगर 1 2 3 होता है तो वो हमारा क्या होगा, धातु होगा। ये दोस्तों संभव है ही नहीं, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में अधिकतम से अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, उससे अधिक नहीं हो सकता है। निम्नलिखित तत्वों में से किसमें कुल 3 कोष और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। सेम रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, 2 8 8, यानी कि पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, और तीसरी कक्षा में बाह्यतम कक्षा में कितना होना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था। 8 और 2 10 और 18 18, यानी कि ऑर्गन हमारा 18 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फास्फोरस का हमारा कितना होता है 15, एल्युमिनियम का कितना होता है 13, सल्फर का कितना होता है 16। अधिक तत्व ए और बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1 और 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 है। तो इन तत्वों के संयोजन द्वारा निर्मित यौगिक का सूत्र क्या होगा। देखिए दोस्तों, 2 तत्व दिया गया है, एक ए दिया गया है और एक बी दिया गया है। तो पहले ए का हम इलेक्ट्रॉन को गिनते हैं दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 4 और 6 10 और 11, यानी कि अगर 11 इलेक्ट्रॉन है तो वो हमारा क्या होगा, सोडियम होगा। 11 है तो क्या होगा हमारा, सोडियम होगा। और बी का देखते हैं दोस्तों, 2 और 2 4 और 6 10 10 और 2 12 और 4 16 16 है। तो 16 है, इसका मतलब क्या होगा हमारा, सल्फर होगा। क्या होगा, सल्फर होगा। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है हमारा 2, यानी कि इसकी 281, और 20 ये, यानी कि बी जो तत्व है हमारा सल्फर का कितना होगा 286। यानी कि दोस्तों ये हमारा, अगर ये दोनों आपस में संबंध बनाएगा या बॉन्ड बनाएगा, तो बॉन्ड कैसे बनाएगा, ये बॉन्ड बनाने के क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को अपना क्या करना चाहेगा, लूज करना चाहेगा। ये क्या करना चाहेगा, लूज करना चाहेगा एक इलेक्ट्रॉन। और दोस्तों इसको अगर ऑक्टेट पूरा करना है, तो इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तब क्या करेगा दोस्तों, अगर इन दोनों को संयोजन करेंगे तो ये आपस में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इसका संयोजकता कितना है 1 है, और इसका संयोजकता कितना है, यानी कि वैलेंसी कितना है 2 है। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों का आपस का क्या होता है, ये संयोजकता चेंज हो जाता है, या वैलेंसी जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो इसका जो सूत्र हो जाएगा A2B, यानी A2B यानी कि सोडियम। तो ये ए की जगह पर हम क्या रख सकते हैं Na2, और बी की जगह पर क्या रखेंगे S रखेंगे, क्योंकि 11 आया है तो 11 हमारा क्या है, सोडियम है, और 16 हमारा किसका है, सल्फर है। तो Na2S, Na2S हमारा सोडियम सल्फाइड कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। रिएक्शन का कॉम्बिनेशन को दोस्तों हम देखेंगे कुछ क्लासों में। एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितने होते हैं हमारा, ऑक्सीजन में 2 और 6, यानी कि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन में कितना होता है 2 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 2 चीज, एक बात हम समझ लेते हैं दोस्तों,
एक होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, और दूसरा होता है क्या, संयोजकता। क्या होता है, संयोजकता। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें दोस्तों, तो ये ऑक्सीजन जैसे है, तो बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो ऑक्सीजन की संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ऑक्सीजन का। लेकिन अगर ऑक्सीजन की संयोजकता की बात करें तो ऑक्सीजन का संयोजकता कितना होगा, तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं कि कोई भी धातु या अधातु जो होता है अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, यानी कि बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को वो हासिल करना चाहता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन को हासिल करने के लिए ऑक्सीजन क्या कर सकता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा ये 6 के इलेक्ट्रॉन को यूज करके डुप्लीट लूज करके 6 इलेक्ट्रॉन को लूज करके ये डुप्लीट पूरा कर सकता है। लेकिन जो डुप्लीट पूरा करेगा वो सिर्फ हीलियम का ही पूरा हो सकता है, वो सिर्फ हीलियम का ही पूरा हो सकता है। तो ऑक्सीजन अपना क्या करेगा, ऑक्टेट पूरा करेगा। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इस 6 इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो जो भी धातु या अधातु, धातु या अधातु धातु इलेक्ट्रॉन को हमेशा लूज करता है, धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा बाह्यतम कक्षा वाला। और जो अधातु होगा, अधातु होगा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा क्या है, अधातु है, तो कितना इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो हमारा संयोजकता कहलाता है। क्या कहलाता है, संयोजकता। लेकिन जो गेन करेगा वो नेगेटिव में होगा। यहाँ पे 2 सिर्फ +2 यहाँ पे जोड़ने के लिए दर्शाए थे, लेकिन इसका जो संयोजकता हो जाएगा वो -2 हो जाएगा। क्या होगा, -2 हो जाएगा। और अगर हम एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम का कितना होता है, 13 होता है। तो 2 8 3, तो एल्युमिनियम अगर अपना जो बाह्यतम कक्षा में एल्युमिनियम का कितना है, 3 है। तो एल्युमिनियम का अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितना हो गया, 3 हो गया। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 3 हो गया। जो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं या तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन एल्युमिनियम भी अपना क्या चाहेगा, ऑक्टेट को पूरा करना चाहेगा। तो इसे ऑक्टेट को पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा, या तो 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करना होगा, तब जाके इसका, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बजाय, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन को गेन करना इससे ज़्यादा कठिन होगा 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के अलावा। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज कर देगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उतना इसका क्या हो जाएगा, संयोजकता हो जाएगा। तो जो लूज करेगा वो प्लस में होगा। ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है इसलिए, और ये एल्युमिनियम क्या कर रहा है, लूज कर रहा है इसलिए प्लस हो रहा है। तो ये क्या कहलाता है, संयोजकता। जितना शेयर कर, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या गेन करेगा या शेयर करेगा वो संयोजकता कहलाता है। और जो किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 है। तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नीचे दिए गए तत्वों में से डैश आकार में सबसे छोटा है। सबसे पहले हम सोडियम को देखते हैं। सोडियम का कितना आता है, 11 होता है। ये प्लस का अर्थ है दोस्तों, ये अपना ऑक्टेट को पूरा करके 1 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर चुका है, यानी कि 281 है, 281 है। यानी कि इसका मतलब ये इस एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, इसने लूज कर दिया है। ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद ये सोडियम N+ बन गया। क्या बन गया, N+ बन गया। यानी कि इसके पास अब जो इलेक्ट्रॉन बच गया है वो 10 इलेक्ट्रॉन ही बच गया है। कितना बच गया, 10 इलेक्ट्रॉन। यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन को अगर हम कक्षा में डालेंगे तो कैसे डाल सकते हैं, एक कक्षा में और ये 2 कक्षा, यानी कि पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन को रखेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी कक्षा में कितना रखेगा, 8 इलेक्ट्रॉन को रखेगा। अब जाके यानी कि इस सोडियम का क्या हुआ, ऑक्टेट पूरा हो चुका है। N+ का अर्थ क्या है, इसका ऑक्टेट पूरा हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मैग्नीशियम को लिखेंगे। मैग्नीशियम का कितना हो गया, 12, यानी कि 2 8 2, और ये 2+ का अर्थ है कि इसने इस 2 को क्या किया है, लूज कर चुका है, लूज कर चुका है, तब जाके M2+ आया। यानी कि इसके पास भी अब जो इलेक्ट्रॉन जो बच गया वो 10 इलेक्ट्रॉन ही बच गया है। और एल्युमिनियम का कितना होता है, 13, एल्युमिनियम का कितना होता है, 13, यानी कि 283। तो यानी कि ये 3+ है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये इस 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करके या तो शेयर करके ऑक्टेट अपना पूरा कर चुका है। यानी कि ये 2+ को क्या किया, यानी 3+ हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका भी अब जो इलेक्ट्रॉन संख्या कितना हो गया, यानी 10 10। तो सबका इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, सेम हो गया, सबका इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, सेम हो गया। तो यहाँ पे क्या बोला गया है,
दिए गए तत्वों में से डैश आकार में सबसे छोटा है। अब दोस्तों, अब यहाँ पे हम क्या जानते हैं कि अगर ये लूज करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो हमारा कितना, वो क्या होगा उतना, यानी कि अगर परमाणु द्रव्यमान की, सॉरी, प्रोटॉन संख्या की बात करें तो सबसे अधिक किसका था, इसका था, एल्युमिनियम का था, उसके बाद किसका था, इसका था, उसके बाद इसका था, यानी कि सबसे अधिक नुकसान किसको हुआ, अगर सबसे छोटा होगा, जो सबसे अधिक नुकसान उस जिसको हुआ होगा, तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन को कौन लूज कर रहा है, एल्युमिनियम लूज कर रहा है, यानी कि जो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो सबसे छोटा कहलाएगा, क्योंकि उसका जो कक्षा, क्योंकि कक्षा उसका दोस्तों घट जाएगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो वो घट जाएगा, तो सबसे छोटा आकार जो हमारा हो जाएगा एल्युमिनियम का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, एल्युमिनियम का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 वाले तत्व की पहचान करें। 2 6 कितना हो गया दोस्तों, 8, और 8 हमारा किसका होता है, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नाइट्रोजन का कितना होता है 6, क्लोरीन का कितना होता है 17, ब्रोमीन का कितना होता है, ब्रोमीन का कितना हो जाता है दोस्तों 35 होता है। तो यहाँ पे उत्तर हमारा भी यहाँ सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, धातु का, क्या बोला दोस्तों, धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो धातु का हम क्या जानते हैं, बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और अधातु का 5 6 7 8 होना चाहिए, और उपधातु का कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन हमारा सबसे पहले ऑप्शन ए में दिख रहा है, बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, तो ए नंबर का ऑप्शन हमारा क्या होगा, धातु होगा, और वो भी कौन सा धातु होगा, एल्युमिनियम होगा, क्योंकि एल्युमिनियम का कितना होता है 13 होता है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 17 है, उनकी 2 8 17 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगा, 2 8 7, 2 8 7 यानी कि 2 8 7, यानी कि 8 2 10 और 7 17, 17 कितना होगी दोस्तों, ये किसका है, क्लोरीन का है। तो क्लोरीन का है, तो हम क्या जानते हैं दोस्तों, जो बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है या उपस्थित होता है या प्रेजेंट होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। लेकिन जब कोई तत्व अपना ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, अपने ऑक्टेट को क्या करता है, पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करता है, तो ये हमारा 7 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में है, तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा, तब जाके इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। लेकिन ये 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करना इसके लिए कठिन होगा, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना इसके लिए आसान होगा। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये गेन करेगा, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन को जो गेन करेगा वही क्या कहलाएगा, हमारा संयोजकता कहलाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या लूज करता है या शेयर करता है वो संयोजकता कहलाता है। तो यहाँ पे इसका संयोजकता हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 वो भी क्या होगा, माइनस में, यानी कि नेगेटिव होगा, क्योंकि ये गेन कर रहा है। अगर लूज करता तो प्लस में होता। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 17 है। सेम क्वेश्चन दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो 2 8 दोस्तों यानी कि 17 हो गया। तो परमाणु जितने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम उसी से परमाणु संख्या द्वारा ही दर्शाया जाता है, तो जितना इसको काउंट करेंगे वही हमारा परमाणु संख्या होगा। तो 8 2 10 और 7 17, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि किसका होगा, क्लोरीन का होगा। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5 है, तो इनकी प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, जितनी संख्या है दोस्तों उसको सबको जोड़ देना है, वही हमारा प्रोटॉन की संख्या होता है। 8 तो 10 और 5 15, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 है, 8 10 और 3 13, 13 किसका होता है दोस्तों, हमारा एल्युमिनियम का होता है। मैग्नीशियम का कितना 12, एल्युमिनियम का 13, सोडियम का 11, ऑर्गन का 18, तो एल्युमिनियम का 13, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। हीलियम परमाणु के बाहरी आवरण में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए दोस्तों, हीलियम की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन उसका, यानी कि इसको 2 प्रोटॉन बोले या 2 इलेक्ट्रॉन बोले या 2 परमाणु संख्या बोले, तो ये इसका कितना होता है 2 होता है। और इसका पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन को रखते हैं, तो इसकी बाह्यतम कक्षा बोलो या पहली कक्षा बोलो, इसमें अधिकतम से अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन पहले से रखा जा चुका है, इसको ये पहले से अपना डुप्लीट पूरा कर चुका है। तो इसकी बाह्यतम कक्षा में या पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एल्युमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का सही विवरण कौन सा है,
एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का कितना होता है दोस्तों 13। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 2 8 2 10 और 2 12, यानी कि पहला ऑप्शन तो कट गया, 8 2 10 3 13। लेकिन पहली कक्षा में हम क्या रखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को रखते हैं, ये भी कट गया। 2 8 10, पहली कक्षा में 2 8 3 10 13, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि एल्युमिनियम का होगा। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 है। आवर्त सारणी में उस तत्व के ठीक नीचे तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी। ठीक नीचे, यानी कि देखिए दोस्तों 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और 3 15, कितना हो गया 15। इसमें टोटल परमाणु संख्या कितना हो गया दोस्तों 15 हो गया। तो एक विशेष बात दोस्तों, अगर अगर ये हमारा 15 किसका होता है, फास्फोरस का, किसका होता है, फास्फोरस का होता है। देखिए दोस्तों ये फास्फोरस का हमारा कितना होता है 15 होता है। तो इसमें क्या करना है हमें, जितनी इलेक्ट्रॉन होता है, जितने इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि ये जो, जैसे कि ये आवर्त सारणी हमारा फास्फोरस जो है कौन सा आवर्त सारणी में है, कौन सा आवर्त में है, ये हमारा तीसरे आवर्त में है। किस में है, तीसरे आवर्त में है। तो ये तीसरे आवर्त में यहाँ पे हमारा ये फास्फोरस है मानते 15। तो इसके जस्ट नीचे वाला जो तत्व होगा वो कौन सा होगा, इसके जस्ट नीचे वाला तत्व जो होगा वो कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे दोस्तों कि फास्फोरस कौन सा ग्रुप में है। अगर 15 है दोस्तों, यानी कि ये 15वां ग्रुप में है, कितना है 15वां ग्रुप में है। तो जो जितने तत्व होता है दोस्तों उसमें क्या करना है हमें, सिंपली अगर तीसरा आवर्त में हो या चौथा आवर्त में हो, तीसरा या चौथा आवर्त में हो और उसकी निचली कक्षा की संख्या को पूछा गया हो, तीसरा चौथा आवर्त हो और उसकी निचली कक्षा की संख्या को पूछा गया हो, तो उसमें हम सिंपली 18 जोड़ देते हैं। क्योंकि जो होता है हमारा पहली कक्षा में 2 8 18, तीसरी कक्षा में हम पहुंच जाते हैं, यानी कि ये पहली कक्षा होगा, पहली कक्षा है, इसका अर्थ है वो पहला आवर्त सारणी है। और ये 8 अगर यानी दूसरी दो कक्षा होगा तो वो दूसरा आवर्त सारणी होगा, और तीसरी कक्षा पहुंचेगा वो तीसरा आवर्त सारणी होगा, यानी कि तीसरा आवर्त सारणी में ये पहले से है। तो चौथी आवर्त सारणी में जाने के लिए हम उसमें 18 जोड़ते हैं। क्या करते हैं 18 जोड़ते हैं। तो इस 15 में से अगर हम 18 जोड़ देंगे तो वही हमारा नीचे वाली संख्या का परमाणु संख्या होगा। 8 5 13 का 3, 1 और 1 2 और 1 3, यानी कि जो नीचे वाले आवर्त संख्या हो जाएगा वो निचले वाली आवर्त की जो परमाणु संख्या होगा वो 33 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 4 है। 2 8 4 यानी कि 8 2 10 और 4 14। 14 किसका होता है दोस्तों, सिलिकॉन का। किसका होता है, सिलिकॉन का। तो सिलिकॉन का तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा किसका हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा इसका। सोडियम का कितना होता है 11, पोटेशियम का कितना 19, मैग्नीशियम का 12। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 1, यानी कि 8 और 2 10 10 और 8 18 18 19, यानी कि 19 हो गया। तो 19 हमारा किसका होता है दोस्तों, पोटेशियम का होता है, जिसे हम के से डिनोट करते हैं। तो पोटेशियम हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। मैग्नीशियम का 12, रेडन का 86, सोडियम का कितना हो गया 11। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। रोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो जो रोडियम हमारा होता है, वो रोडियम का उसका जो परमाणु संख्या होता है वो 45 होता है। कितना होता है 45 होता है। तो हम जिसका इलेक्ट्रॉन को हम गिनेंगे, जिसका 45 होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो गिन सकते हैं हम इसमें 2 और 2 4, 4 और 6 यानी कि 2 2 4 4 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 10 28, 28 और 2 30, 30 और 6 36, 36 और 8 44, 44 और 1 45, यानी कि 45 तो इसमें ही आ गया दोस्तों। तो ये ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। जो ऊपर जो ये दर्शाता है दोस्तों, ये 2 6, ये क्या होता है, ये परमाणु संख्या को डिस्ट्रीब्यूट करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में दर्शाया गया है। तो यही इन सबको जो जोड़ेंगे वही परमाणु संख्या के बराबर होता है। तो जो 35 हमारा जोड़ के आ गया, तो पहला ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 6 और 2 8 और 10 10 10 और 2 और 2 4 और 6 10 10 और 2 12 6 18 18 2 20 18 28 28 और 5 33। तो ये सब ऑप्शन दोस्तों हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये बहुत छोटा छोटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ए नंबर का ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उस तत्व का नाम बताइए जिसका
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, यानी कि 8 तो 10 और 7 17, तो 17 हमारा किसका होता है, क्लोरीन का होता है। तो सी नंबर का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कार्बन का कितना होता है 6, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2। हेजनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत, एक क्वेश्चन दोस्तों हेजनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत से पूछा गया है। हेजनबर्ग ने कहा था दोस्तों कि कोई भी अगर तत्व का इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में घूमता है तो उसका मोमेंटम को मापना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। या तो ना उसका मोमेंटम को क्या होता है मापना या घटाना मुश्किल हो जाता है, तो उसको हम माप नहीं सकते हैं। तो उसका उन्होंने एक बताया कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो NH2 का क्या होता है, बराबर होता है। जहाँ पे H क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है। H क्या है, प्लांक कांस्टेंट होता है। अब हम ऑप्शन को देखते हैं दोस्तों, खोज प्रकाश के छोटे तरंग दैर्घ्य का उपयोग कर घटाया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो चेंज इन एनर्जी, हमने पिछले क्लास में भी क्या देखा था, जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी वो गेन करता है तो वो अपनी बाह्यतम कक्षा की ओर मूव करता है। अगर एनर्जी गेन करता है तो वो बाह्यतम कक्षा की ओर मूव करता है, और कोई इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी को लूज करता है तो वो अंदर की ओर जाता है। एनर्जी गेन करता है तो बाहर की ओर जाता है, और एनर्जी लूज करता है तो वो अंदर की ओर जाता है। तो उसकी एनर्जी को क्या करते हैं, मापने के लिए हम क्या करते हैं, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी को हम घटाते हैं, तो वो हमारा क्या निकल के आता है, एनर्जी निकल के आता है। और यही जो एनर्जी होता है, यानी कि जो चेंज इन एनर्जी होता है, वो NH2 के क्या होता है, बराबर होता है। जो मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम के भी क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया, संवेग की अनिश्चितता और कण की स्थिति को क्या कर सकते हैं हम, संवेग की स्थिति को कहाँ पे क्या कर सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन को देखते हैं, खोज प्रकाश के छोटे तरंग दैर्घ्य का उपयोग कर घटाया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। खोज प्रकाश के बड़े तरंग दैर्घ्य का उपयोग कर घटाया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। साइक्लोट्रॉन द्वारा त्वरित उच्च ऊर्जा जांच कणों का उपयोग को घटाया जा सकता है, बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये तीनों ऑप्शन गलत है। घटाया नहीं जा सकता है क्योंकि यह मौलिक रूप से अंतर्निष्ठ है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो फिक्स होता है, तो उसको ना तो घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं किसी की भी तत्व का। अगर वो उसमें एनर्जी गेन हो जाएगा तो वो बाहर की ओर जाएगा, और एनर्जी लूज करेगा तो अंदर की ओर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप सभी को इस वीडियो से हेल्प मिल रहा है या मदद मिल रहा है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और साथ ही साथ दोस्तों लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।